गुजरात की पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या ये राज्य में एक पारंपरिक चुनाव होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, या इस दफा एक तीसरी पार्टी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद में मौजूद हैं केंद्र के वरिष्ठ मंत्री और गुजरात में पॉलिटिक्स में बड़ा चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला। रूपाला जी, स्वागत है आपका। और उनसे मुकाबला करेंगी डॉक्टर अमीबेन याग्निक, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी। मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं से, मिनिस्टर से हम सुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत गुजरात में देख के बुरा ही लग रहा है कि मतलब इतने बेमन से लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है गुजरात में। रूपाला जी भी चाहेंगे कि अगर पॉलिटिक्स का वर्ल्ड कप है तो सामने एक मजबूत टीम तो बॉलिंग तो अच्छे से हो, फिर बैटिंग होगी। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस कुछ अपने मतलब जोश से चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी जोश से चुनाव नहीं लड़ रही होती तो वहां जो ये अखाड़ा हुआ है पड़ा वो नहीं होता। वो तो उनका खुद ही का किया हुआ है। नहीं, वो मुझे नहीं पता किसका किया हुआ है। और वो हमारी पार्टी से सिटिंग एमएलएज को उठा उठा के नहीं ले जाते। आई एम यूजिंग माइल्डर लैंग्वेज। तो वो ले नहीं जाते क्योंकि उनके वहाँ सिर्फ कार्यकर हैं जिनको जो वो काम देते हैं। लीडर्स बनाते नहीं हैं, तैयार लीडर्स ले जाते हैं। और उनके लीडर्स को आपने देखा पूरे सत्र में 5 इयर्स कंप्लीट करते हैं चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। फ्रॉम द टाइम आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, फ्रॉम स्कूल डेज और कॉलेज डेज, बीच में से पूरी कैबिनेट को घर बिठा दिया। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उफ तक नहीं करते। और आप इतना डिफिकल्ट सवाल पूछते हो, ऐसा समझते हो कि डिफिकल्ट है। कांग्रेस इज फाइटिंग टूथ नेल एंड हैमर। आपस की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी से बात कर रहा हूं। बीजेपी की बात कर रही हूं। तभी तो इनको इतना कष्ट पड़ रहा है, वरना 182 कब का वो पहले लिस्ट में डिक्लेयर कर देते। सबको बिठा दिया है, नए लोगों को ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी आई है, वो इतना बेफाम बोल रही है सबके लिए, एक भी रिटॉर्ट नहीं है, उसका जवाब तक नहीं देते। तो मतलब है ए टीम है, बी टीम है, वो ही है, पता नहीं चलता है। तो डोंट टॉक अबाउट आम आदमी पार्टी, बट कांग्रेस इज गोइंग टू गेट 125। वी आर विनिंग नाउ। जिस पार्टी 27 साल से नहीं है, आप बोलते रहते हो 27 साल से कांग्रेस नहीं है, दिख नहीं रही है, तो उठा क्यों ले जा रहे हो हमारे एमपी एमएलए? वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं मैडम? नहीं, वो छोड़ के जा रहे हैं। वी हैव नथिंग टू ऑफर, वी आर नॉट इन पावर। व्हाट आर यू ऑफरिंग? टेल द पीपल, बी ट्रांसपेरेंट। What are you doing that you are taking away so many MLAs and all that? No, let me complete. Let me complete. So Congress is there, and that is why all the time they say Congress कहीं दिखती नहीं है। अरे भाई क्यों दिखती नहीं? दिखती है तो तभी तो ले जाते हो तुम सबको। कांग्रेस नहीं है तो तुम चिंता क्यों करते हो? आप इतने खुश होकर बोल रहे हो ले जाते हो, तुमको आपके जा क्यों रहे मैडम लोग छोड़ के? नहीं, we are winning, that is why. We are winning फॉर द बीजेपी, मतलब कांग्रेस के वो लोग बीजेपी जाके जीत रहे हैं। नहीं, वो तो मैं उनकी हालत बता रही हूँ कि आप कांग्रेस मन बेमन से कर रही है। अरे कांग्रेस इज फाइटिंग टूथ नेल एंड हैमर, जमीन पे है, इतने सारे मुद्दे दे रही है कि भाई तुमने यहाँ स्कूल नहीं बनाई है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए हैं, प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। कोरोना में क्या हुआ, मोरबी की बात हम नहीं करते, एक जो डिजास्टर हो गया, पर इसके बारे में कोई आके कहता है कि हम तो तुरंत ही पहुंच गए। तो पहुंचना ही है, गवर्नमेंट का काम यह है। रूपाला साहब, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो आपकी पार्टी को कांग्रेस के इतने नेता तोड़ के क्यों लाने पड़ रहे हैं? आपके खुद के कार्यकर्ता कमला में बवाल काट रहे हैं, कह रहे कि हमें मौका नहीं दे रहे, हमारे सर के ऊपर कांग्रेसियों को बैठा रहे हो। देखो, मैं बहुत ही विनम्रता से इस बहस में हमारी दीदी अमी बहन जी को जवाब देना चाहूँगा। बहुत ही शालीन, और मैं इसका बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। और राज्यसभा में मेरे साथी होने से मुझे भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा उनके बर्ताव से मैं कह सकता हूँ। मगर उन्होंने और आपने भी तो नहीं दे रहे कि आप भी आ जाओ, 20 आ गए, एक और आ जाए? नहीं, ऐसा ही लगा, इतनी विनम्रता से आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही इसमें सुधार करना है, जवाब भी नहीं देना चाहता कि हम तोड़ रहे हैं। पहले तो ये सारी बातें उठा के ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं शालीन भाषा का इस्तेमाल ले जा रहे हैं, हम लालच दे रहे हैं। और हमारी दीदी ने ये भी बताया कि उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है और हम सत्ता के लिए इनको ऑफर दे रहे हैं। राजकीय पार्टी में जो भी बंदा आता है
उसका पहला लक्ष्य सत्ता ही होता है। और हमने जो जब काम करना शुरू किया था तब दूर क्षितिज तक भी कहीं सत्ता नजर में भी नहीं आ रही थी, तब से हम काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्ता के साथ जोड़ के देखना, वो मैं मान रहा हूं वो तो बहुत स्वाभाविक चीज है। दूसरा, कैसे नेता आ रहे हैं, तोड़ा किसको जाता है। 11 बार के विधायक मोहन सिंह जी राठवा, जिसको मैं आपके सामने, मीडिया के सामने, दर्शकों के सामने मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते भी एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि हम इनको हरा नहीं पाए इंडिविजुअल तौर पर। वो नेता जब पार्टी छोड़ देता है तब उसको उठा के ले जाना। जब हम मैदान में खड़े उनके सामने कभी परास्त नहीं हुए, वो जब छोड़ के निकल जाते हैं खेमे से, तब पार्टी को सोचना होता है, हमें सोचना नहीं होता है कि हम इनको क्यों ला रहे हैं, हमारे दल में इनको क्यों शामिल कर रहे हैं। ये पार्टी के पॉलिटिक्स में लोगों का एक दल से दूसरे दल में जाना आना, ये परंपरा से भारत में, पूरे देश में ये घटनाएं चलती रहती हैं। मगर कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का होता है, तब तक तो कुछ भी बातें चलाते रहे तो होता रहता है। मगर जिनके नाम से पार्टी जानी जाती है, वो पार्टी, मतलब गुजरात में मैं ये कह सकता हूं कि मोहन सिंह जी कांग्रेस, कांग्रेस माने मोहन सिंह जी, इतने वरिष्ठ नेता को दल जब छोड़ना पड़ता होता है तो उनको भी कष्ट हुआ होगा। और इसको इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है वो गलत चीज है। कांग्रेस टूट रही है, उसको एक्सेप्ट करके वो टूटने से बच जाए। प्राथमिकताएं भी गड़बड़ हैं, क्योंकि आप लगे हो भारत जोड़ो में, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लो, फिर भारत जोड़ने की आप चिंता करो। राहुल गांधी केरल में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में, अब तक गुजरात आए नहीं। मतलब मैच कहीं चल रहा है, उनकी प्रैक्टिस कहीं चल रही है। नेट प्रैक्टिस में शॉट मार के क्या होगा, जहां चुनावी मैच है वहां आके खेले। देखिए, एक तो ये जो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि तोड़ रहे और टूट रहे, हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी का है। ये सब वाक्य रचना की बातें हैं। सही बात जो है सब देख रहे हैं और बार बार एक ही बात समझाने की जरूरत नहीं है। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड का क्लास नहीं है। तो इट इज हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ऐसी बात है। पर वह उस वास्तविकता सही है कि बाहर से आप लेके आते हो। दूसरी बात, आपने बोला भारत जोड़ो, आपका पार्टी ठीक करो, ये व्हाट्सएप का कंटेंट है। हमारी पार्टी जुड़ी हुई है, ये हैज गॉन। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो इसलिए कर रहे हैं, वो तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। हमारी पार्टी जुड़ी हुई है तभी तो लड़ रही है, इतने लोग साथ में है। तो कहाँ आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जरा सोचिए और बताइए कि कभी ऐसा हो कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और आपका जो मेन बैट्समैन है वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है किसी और मैच में, जहां पे मैच ही नहीं है। अरे जब मैच है, बैट्समैन है, तो वहां आके बैटिंग करे। ये तो पहली बार है कि वो बैटिंग ही नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बैट्समैन है, मेन बैट्समैन है, बट ही इज ऑन अ मिशन। और वो तो अभी पार्टी से भी उठ गए, ऐसे काफी लोग एनालिस्ट ने बताया। पार्टी से उठ के कहां चले गए? डेफिनेटली व्हेन यू आर वॉकिंग 3,400 kilometers in a country, not by car or going on a scooter or some helicopter, you are traveling, you are meeting the people. वो तो आयरन मैन का कॉन्टेस्ट लड़ सकते हैं ना, उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। ये तो शब्दों की माया जाल में नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर ये बात सही। हमारे प्रेसिडेंट है ना, नए प्रेसिडेंट है कांग्रेस के अभी जो आए हैं, तो वो आएंगे। बैट्समैन तो सभी है ना, हर जगह एक ही बैट्समैन बोलता है ऐसा नहीं होता है। हर जगह सारे बैट्समैन बोलते हैं। देयर इज इक्वालिटी इन अवर पार्टी, सब आके बोलते हैं। एक स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है कि वो बैट्समैन बोले तो ही वही बोलने का सब। ये जो बात है ओवर सेंट्रलाइजेशन की, रूपाला साहब, कि ये गुजरात में मैं घूम रहा था अलग अलग जगहों पे, लोगों को लगा कि अरे वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती है, यहाँ पे जो है गांधीनगर में इनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो जो 1 और 2 ने डिसाइड किया वही यहाँ पे करना है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखो, ये 1 और 2 का है कहां से, ये लोग भूल जाते हैं। ये 1 और 2 भी गुजरात से ही है। ये 1 और 2 कहीं से नहीं है। हमारे ही खिलाड़ी थे, वो रणजी ट्रॉफी से अब नेशनल पे खेल रहे हैं। इसका हमें गौरव है, हर गुजराती को इनका गौरव है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आजादी के संग्राम से ये दृश्य हम देश को दिखा रहे हैं। उस समय भी हमारे खिलाड़ी ही खेल रहे थे, उसका नाम महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आज भी खेल रहे हैं, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी हैं। तो उस समय पूरा देश इनको सुन रहा था, आज भी सुन रहा है। आज भी आसाम में हो, वहीं भी वो वहीं से ही मार्गदर्शन मिलता है।
तो हमारे ही खिलाड़ी जो स्टार बैट्समैन गुजरात में रहकर भारत को अब दिशा निर्देश दे रहे हैं, और मैं कहने में मैं झिझकता नहीं हूं, पूरे विश्व को मार्गदर्शित करने की भूमिका में हमारे मोदी जी जब खड़े हैं तो हमको मार्गदर्शन करें, उसी में उनकी चलती है ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है। नहीं नहीं सर, इतना सिंपल नहीं है। आप जरा क्रिकेट से निकल के गाड़ी में आइए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं ऐसे ऐसे, आप भूपेंद्र पटेल हैं, आगे से दूसरी गाड़ी आ रही है, अब या तो आपको लेफ्ट लेना है या राइट, वो लेफ्ट ले या राइट, उससे पहले वो पीछे देख रहे हैं, अरे भाई गाड़ी तो आगे से आ रही है, तो फैसला आपको वहां पे लेना है और ड्राइवर ने लेना है। ये बार बार दिल्ली से सब चीजें होंगी, रिमोट कंट्रोल से होंगी, उसी चक्कर में तो गाड़ी एक्सीडेंट कर रही है, आपको अपना ड्राइवर बदलना पड़ रहा है, विजय रूपाणी आपको हटाने पड़ गए। देखो, मुख्यमंत्री श्रियों का बदलाव कराना या होना, ये लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुत गहरी घटना नहीं है। विजय रूपाणी जी को जब बदला गया तो उस समय कोई इसके सामने कोई बड़े एलिगेशंस थे या बड़ी वो कोई एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, उसको बदलने के कोई नारे चल रहे थे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्यों थी। हटाया फिर? सब ठीक चल रहा था तो? देखो, बदलाव पॉलिटिक्स में परिवर्तन का होना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे थोड़ी आप योगी जी को थोड़ी हटाओगे। 5 साल रहे। अरे अगर कुछ गड़बड़ ना हो, अभी योगी जी चल रहे हैं यूपी में, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती आप हटाओगे थोड़ी, योगी जी को थोड़ी हटा, जहां कुछ गड़बड़ है वहीं हटाओगे ना। नहीं, गड़बड़ से ही हटना ऐसा नहीं होता है। 5 साल तक उन्होंने नेतृत्व दिया गुजरात को। विजय भाई रूपाणी 5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उसको बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी बहन जो बता रही थी कि इनके पास नेता नहीं है, इसीलिए हम वहां से उनके नेताओं को उठा के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी लंबी सूची है और इसी के चलते आज पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जनता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को समर्थन देकर लड़ रही है। दो चीजें हैं अमी बहन जी, एक ये कि विपक्ष चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, और एक होता है लड़ती है लड़ने के लिए। मतलब जीतने के लिए आदमी जोश से लड़ता है, जुनून से लड़ता है, जैसे मोदी जी 2014 में लड़े, 19 में लड़े, योगी जी लड़े उत्तर प्रदेश में, कि मतलब पूरी ताकत लगा के मतलब जो हो जाए अब जीतना है। एक ही कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, अब जो औपचारिकता है वो पूरी करनी है इसलिए लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लड़ने के लिए लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जोश से लड़ रही है। इतनी उनकी वास्तविकता नहीं है, हैसियत नहीं है इतनी, लेकिन वो जोश से लड़ रही है। वो लड़ रही है बीजेपी से, एकदम मतलब छोटी सी ही हो अभी, लेकिन वो दंगल में लड़ रही है। आप लड़ ही नहीं रहे ठीक से। हम लड़ रहे हैं, वो दिख रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। आप किसको हर दिख बार रहा है? नहीं, तभी तो ये सवाल उठते हैं ना। आप आम आदमी पार्टी को क्यों बीच में लाते हैं? वो दिल्ली का मॉडल लेके आए हैं, हमारी जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो चुप बैठे हैं, क्या बताएंगे? सरकारी स्कूलें बंद कर दी हैं, वो वहां से शिक्षण का मॉडल इनको दिखाने के लिए लाते हैं, और वो खुद आईआईटी जो कांग्रेस ने बनाई है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनमें पढ़े हैं, और हमें शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की। यहाँ कोई भी नेता बता नहीं रहा है कि 17,000 स्कूलें बंद हो गई है, 19,000 स्कूलों में कमरे नहीं हैं, 100 स्कूल के बीच में एक ही शिक्षा के कक्ष में, बता रहे हैं ये बातें बताओ ना। रिमोट कंट्रोल की बात नहीं बताई उन्होंने बोला बदल देते हैं। 2 चीज थी, इनइफेक्टिव थी सरकार कोरोना समय पे, जवाब नहीं दे पा रही थी, या तो उनका रिपोर्ट कार्ड खराब था, या तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। क्या था कि आपने पूरी कैबिनेट को घर पे बिठा दिया? ऐसा नहीं होता है कि हाँ बदलते हैं, नहीं, यू हैव टू गिव रीजंस। ये कोई ऐसे डिबेट, ठीक है कभी कभी ऐसे लाइट डिबेट्स होते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग सीरियस इश्यूज प्लीज टेल द ट्रुथ कि कितने स्कूलें बंद किए। अरे हम ये बातें करेंगे, मेट्रो आई, ये बना, आप रास्ते की हालत देखो, शिक्षा की बात देखो, आपको बच्चों की चिंता नहीं है? आपके युवक जो इतनी यूनिवर्सिटीज खोली, आपको कोई डिबेट में आंकड़ा देंगे कि इतनी यूनिवर्सिटीज है गुजरात में? अच्छा, तो वो शिक्षित बाहर निकलता है, वो बेरोजगार शिक्षित के लिए आपके पास कोई जवाब है? तो ये सब बातें, दैट इज द गवर्नेंस। ये प्रॉब्लम है आपकी, वो ये है कि जो थोड़ी सी मिडिल एज जनरेशन है उसने कांग्रेस का राज देखा, उनको मालूम है कि उस टाइम पे क्या हुआ, और वो बीजेपी का भी उन्होंने काम देखा है। जो यंगर जनरेशन है उसने बीजेपी के अलावा किसी को देखा ही नहीं। तो जब यंग जनरेशन से बात करते हैं, खासतौर से राज्य सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में नहीं, राज्य सरकार के बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं है आप लोगों के काम से वो। मैं आपको शिक्षा के बारे में जो कुछ गुजरात में हुआ है उसकी थोड़ी झलक दिखाना चाहूंगा, ताकि शिक्षा के मॉडल की चर्चा करते हैं। उनका जवाब मुझे नहीं देना है, क्योंकि ये गुजरात की भूगोल इतिहास से थोड़ा अज्ञान है, इसलिए उसमें नहीं जाना है। गुजरात में शिक्षा के, जब गुजरात नहीं बना था ना, तब हमारे महाराजाओं ने मुफ्त फर्जियात शिक्षण देने का कार्यक्रम गुजरात में चलाया है, वो गुजरात है ये।
यहाँ शिक्षा के बारे में गुजरात को किसी को बाहर से आकर उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी दीदी ने जो बताया कि गुजरात सरकार ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा इतनी बंद हो गई, मुझे ये बताते हुए बड़ा दर्द हो रहा था कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे और उनकी एक स्कूल विजिट में उनको ये ध्यान में आया कि स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। गुजरात इतना गरीब पहले से नहीं था, मगर आयोजन में नहीं था, और मोदी जी के मुख्यमंत्री के होते हुए गुजरात में पूरे राज्य की प्राथमिक शालाओं में बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण करना शुरू किया। ये उन्होंने किया। का आंकड़ा गिना के सरकारी स्कूल बंद मैं होने की आता बात। हूं ना, उसी पर आता हूं। उसी के बाद गुजरात में 32% का ड्रॉप आउट रेशियो के साथ मोदी जी को शासन में आने का मौका मिला था। तो 32% का ड्रॉप आउट रेशियो था। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन 27 साल से चलने के बाद वो 3.2 तक चला गया है। वो ऐसे नहीं चला जाता है। उसी के लिए नरेंद्र भाई ने देश में पहली बार प्रवेशोत्सव करके बच्चों को दाखिल करने का सबसे पहला बड़ा अभियान गुजरात में लिया, जिससे आज ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं कहता हूं कि 100% तक हमारा एडमिशन होने का काम शुरू हो गया। और उसी के बाद उसने गुणोत्सव दाखिल किया। उसी के बाद उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लिए काम किया गया। मेरी जानकारी है 25-30 साल की, उसी में एक साथ 1 लाख शिक्षकों की भर्ती गुजरात में जब हमारी आनंदी बहन शिक्षा मंत्री थी उस समय कर दी गई थी। 1 लाख शिक्षकों की भर्ती, और विपक्ष ने भी उस भर्ती के सामने एक अंगुली नहीं उठाई। मैं एक चीज ये गुजरात सरकार की बात है। ये बड़ी अच्छी बात है, आप गिना रहे हैं, लेकिन आप गिना रहे हैं जब मोदी जी सीएम थे, जब आनंदीबेन शिक्षा मंत्री थी, लोग कह रहे हैं बॉस जो अभी आपकी टीम है वो क्या कर रही है वो बताओ ना। वो अभी 1 साल हुआ है और वो जिस मोदी जी को रास्ते सीएम हुए 8 साल हो गए। नहीं, अभी जो सरकार चल रही है, आप मैं बोल तो रहे उसी जब के मोदी बीच जी में सीएम आनंदीबेन थे। की बात किया, उसके बाद विजय भाई ने चलाया, और अभी भूपेंद्र भाई 1.5 साल से जो चला रहे हैं वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जहां से मोदी जी ने इस रास्ते पे गुजरात को चलाया है। उसी गति से उसको आगे ले जाने का भरसक प्रयास भूपेंद्र पटेल ने भी किया है। ये आप मानेंगे आनंदीबेन जी की, ये जो बात हो रही है कि आनंदीबेन जी ने काम किया, उसको अब रूपाणी जी आगे लेके गए, फिर भूपेंद्र पटेल लेके जा रहे हैं, कि मतलब जो भी हो जैसा भी हो, इतनी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ अमी बहन जी बिल्ड नहीं हुई कि बीजेपी हार जाए और कोई और पार्टी जीत जाए। ठीक है, कुछ नाराजगी है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ एक तरीके से सेमनेस वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन इतनी कोई आक्रोश नहीं है कि मतलब सत्ता परिवर्तन हो जाए। आपका सवाल का मैं जवाब देती हूँ, पर मुझे ये पता था ये कहेंगे कि वो अज्ञान है। इनका एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है, जो भी आपके पास आएंगे वो हमको अज्ञान बनाएंगे, बताएंगे। मैं इसीलिए मिनिस्टर्स के आंसर्स लेके कभी लेके नहीं आती हूँ फोन में। कागज लेके आती तो ठीक नहीं लगता, इसलिए विधानसभा में जो आंकड़े दिए ना वही मैंने बताए, मैं लेके आई हूँ और आपको बताऊंगी, आप फ्लैश कर देना। उनके मिनिस्टर्स ने मार्च में जो जवाब दिए हैं, मैं अभी गुनाहित पे तो क्रिमिनल एक्टिविटी पे तो नहीं जा रही हूँ, उसके भी उन्होंने भी कहा है कि अहमदाबाद में 5 रेप होते हैं रोज के, दिस इज क्राइम रिकॉर्ड ऑफ गुजरात। तो मेरा कोई डेटा है नहीं यहाँ पे, कोई ऐसा डेटा कर भी नहीं सकता है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट का डेटा जो आता है वो मैंने बताया। तो मैं अज्ञान नहीं हूँ, इसलिए कि आई एम बोर्न इन अहमदाबाद। मैंने गुजरात के सारे जिले में टूर किया है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं लीगल वर्क कर रही थी, फ्री लीगल वर्क, इसीलिए मुझे सारे जिलों में कौन सी जगह कौन सा इश्यू है, पानी का है, आटा पाटा जो कहते हैं ना, भाई बहन का रिलेशन दूसरे भाई बहन से होता है, ये सारे कहीं कौन से एरिया में कौन से इश्यूज है। तो मैं यहाँ आई कैन क्लेम आई एम अ गुजराती और मैं अज्ञान नहीं हूँ। सो माई स्टेटमेंट्स विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव एंड वेरी ट्रू। तो ये बात उन्होंने जो बताई कि हाँ आप कहते हो इनकम्बेंसी नहीं है, पर लोग टायर्ड है कि बच्चे को स्कूल में नहीं भेज सकते। आरोग्य सेवा की बातें होती है, पर कोरोना में 3 लाख फैमिलीज को ना तो वेंटिलेटर मिला ना तो बेड मिला। वो सारी बातें आपने देखी है, वो फर्जी वेंटिलेटर्स भी हुए, काफी लोगों की जान चली गई, नो कॉम्पेंसेशन वॉज गिवन, देयर इज नो डेटा। हमने वो डेटा निकलवाया, मैं खुद गई हूँ साबरमती एरिया में और हॉस्पिटल्स में जाके मैंने डेटा कलेक्ट किया है, आई हैव गॉट द डेटा। तो ये सारा डेटा जो है, तो रीजंस नहीं था
कि भाई रिमोट कंट्रोल से चलती सरकार के पास ऐसी इनएफिशिएंट गवर्नेंस मॉडल कैसे हो गई कि आपके लोगों को आपने ये कोरोना समय में मदद नहीं करी, तो वो पूछा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को तो बिठा दिया कैबिनेट सबको। तो ये सब लोगों को जिसको तकलीफ होती है वो आज बहुत गुस्से में है कि भाई हम गुजराती है, हमारे लिए ये सब बातें आप बताते हो तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है आरोग्य और स्वास्थ्य, और सबसे मेन क्वेश्चन तो आप पूछते नहीं हो कि आप स्वच्छता देख रहे हो कहीं, वो टीवी पे आता है थोड़े दिन गुजरात में गुजारो। अरे भाई तुम पिराना के जो डंप है वहां खड़े रह के करो एडवर्टीजमेंट कि थोड़े दिन गुजरात में आके गुजारो। पीपल आर हैविंग एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, और हर जगह आप देखेंगे तो झाड़ू एक बार पकड़ाया प्राइम मिनिस्टर ने सबके कि आप साफ करो, पर कूड़ा तो वहीं के वहीं है। दैट इज ऑल्सो कॉज फॉर हेल्थ इश्यूज। अब सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे हो, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ कोरोना, इनकम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। अब आई आस्क पीपल एंड देयर आर सो मेनी सीनियर सिटीजन इश्यूज, पीपल हैव गॉट चिल्ड्रन हु आर डिसेबल्ड, उठा के उनको ले जाना पड़ता है। ये है गवर्नेंस मॉडल। आप बातें करते हो कि हमने ये किया, स्कूलें बंद हुई है, 19,000 schools have got one room and no teachers। इनका आप डेटा मंगवाओ, टेल अस। वहां ग्राउंड पर चलो आप मेरे साथ, वहां डिबेट करो, आई विल शो यू। पानी की व्यवस्था नहीं है और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। मुझे अभी पता चला कि एक एफिडेविट करनी पड़ती है अगर यू आर फाइटिंग द लोकल इलेक्शन कि मेरे घर में शौचालय है। हैव यू सीन, वी आर इन द 3rd decade ऑफ द 21st century, आपको शौचालय नहीं है, शौचालय है ऐसा एफिडेविट करना पड़ता है। तो व्हाट इज दिस? हम निर्मल भारत लेके आए थे 1980s में, 1990s में डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उठा के स्वच्छ भारत लग दिया, चिपका दिया लेबल। तो निर्मल भारत अभियान तो तब से है, बट दीज आर द बेसिक इश्यूज। पीपल आर एंटी इनकम्बेंसी का अभी मायना भी चेंज हो गया है राहुल जी। एवरीथिंग इज नॉट हैपनिंग एज इट हैपेंड इन 95, 2005, 2007 में गुजरात अलग था, 2012 में अलग था, 17 में बदल गया, अभी भी बदल गया, बिकॉज वी आर नाउ इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पीपल आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट्सएप। उनको बोलो लिखने का, आई विल गिव यू दैट डेटा ऑल्सो कि कितने लोग 8th स्टैंडर्ड पास एक सेंटेंस लिख सकते हैं गुजराती में। यू विल गेट दैट डेटा, यू जस्ट क्लिक इट। नहीं लिख सकते। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था, हम वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू जनरेशन। वो जनरेशन को पता ही नहीं, चाहे कांग्रेस का पता हो कि ना हो, पर अपनी बेसिक अधिकार का तो पता होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो। पर यू शुड नो योर बेसिक राइट्स कि मुझे सुबह उठ के मुझे क्या मिलना चाहिए। रूपाला जी, ये विपक्ष कहता है कि जिस तरीके से मोरबी का पुल गिरा, गुजरात का विकास मॉडल भी उसी के साथ गिर गया, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो। उनको लगता है कि जो आप दिखाते हो गुजरात की हकीकत वो है नहीं। मैं एक तो बहुत विनम्रता से हमारी बहन की वो बात के साथ सहमत नहीं हूं कि मैं उनको अज्ञान कहता हूं। मैं उनकी विद्वता को मान्यता भी देना चाहता हूं। बड़ी हमारी अभ्यासु बहन है, इसलिए वो इश्यू ही नहीं है वो। मगर मैं 2 चीज़ों पे ज़रूर आपसे बहस करना चाहूँगा और दीदी के सामने बताना चाहूँगा कि हेल्थ में आपकी सरकारें जब तक रही तब तक गुजरात जैसे राज्य में 108 नहीं थी, कहीं पे नहीं थी। गुजरात में 108 भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई, नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन में आई। गुजरात में साहब, मैं मुझे बड़े फख्र से बताना चाहता हूं, जहां दीदी रहती है उस अहमदाबाद में आज विदेश से लोग भी दवा कराने के लिए अहमदाबाद को आते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स आज अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में आते हैं। ये गुजरात का हेल्थ का मॉडल है, वहीं से हमने शुरू किया था। एजुकेशन के बारे में, पानी के बारे में आपने बोल दिया, क्या कर दिया। वो बताते कि पानी के बारे में क्या हुआ, मुझे ये विषय छेड़ना ही नहीं था। पानी के बारे में तो कांग्रेस के लोग ना बोले तो ही अच्छा, इसीलिए कि पानी के बारे में गुजरात का एकमेव स्रोत है वो नर्मदा का, हमारा पानी का जल स्रोत था। नर्मदा बांध को 10 साल तक डिले करने का काम दिल्ली की कांग्रेस सरकार के सिर पे लखा हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को अनशन पर बैठना पड़ा था उसकी परमिशन मांगने के लिए, उसकी हाइट बढ़ाने के लिए। 4 राज्यों की लाइफलाइन, अकेले गुजरात की नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऐसे 4 राज्यों के लिए जिस योजना का महत्व था उसको परमिशन देने में 10 साल लगा। हम सांसद लोग संसद में चिल्ला चिल्ला कर थक गए, परमिशन नहीं आई।
10 साल तक जिस चीज की परमिशन नहीं आई थी भाई साहब, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के बाद 17वें दिन में ढाल में जैसे पानी आए, ऐसी परमिशन गुजरात को मंजूरी की प्रधानमंत्री कार्यालय से गुजरात के कार्यालय में आ गई, बिना मांगे आ गई। वो जल स्रोत ही नहीं था, पानी दे तो दे कहां से दे, वितरण की व्यवस्था करे तो कहां से करे। आज मैं मानता हूं गुजरात में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में गुजरात में पानी का जो नेटवर्क है, ऐसा कोई नेटवर्क एशिया में नहीं है। सबसे बड़ा पानी का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुजरात में बनाने में हम कामयाब रहे हैं। चलिए कुछ सवाल हम लोग दर्शकों से भी लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर गीतिका पटेल हमें बताया गया जो सवाल पूछना चाहती हैं पारुल यूनिवर्सिटी से। मैम आप पूछिए, कोई उनको अगर माइक दे दे तो फिर वो सवाल पूछ पाए। वो रियाई माइक आपके पास। मैं हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ सर, यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी और डायरेक्टर हूँ। मेरा सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है। आज बहुत सी विकास की बातें हमने की और आई थिंक सब सहमत होंगे कि विकास की जो फाउंडेशन है उसमें एजुकेशन होता है। बहुत से चेंजेस लास्ट डिकेड में और लास्ट ईयर्स में आ रहे हैं गवर्नेंस और पॉलिसीज़ में इन एजुकेशन फॉर बेटरमेंट। एक रिसेंट चेंज जो लाया जा रहा है सर, वो ये है कि हमें अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स वर्नाक्युलर और रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफर करने हैं। अब एक तरफ हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ग्लोबली कॉम्पिटेंट हमें बनाने हैं, कहीं भी जाके वो खड़े रहें, सो दे शैल बी ग्लोबली कॉम्पिटेंट। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमें सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स रीजनल लैंग्वेज, यहाँ की बात करो तो गुजराती में ऑफर करना है। तो किस तरह से हम इसमें जस्टिस दे पाएंगे, किस तरह हम मैच कर पाएंगे हमारी एक्सपेक्टेशंस को, ये एक मेरा सवाल है। भारत की नई शिक्षा नीति में एक बेसिक बदलाव लाने का जो प्रयास किया गया है वो है मातृभाषा में शिक्षा का होना। आपकी इस बात के साथ मैं ज़रूर सहमत हूं कि हमारे छात्रों को हम वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में काबिल होने के लिए उसी के लेवल का एजुकेशन का सिस्टम हमें बनाना चाहिए। आपके मन में दुविधा ये है कि यदि हम रीजनल भाषा में इसकी शिक्षा देंगे तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कंपटीशन करने में कामयाब रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, ऐसे कई देश हैं जहां उनकी भाषा इंग्लिश नहीं, हमारे मन में तो इंग्लिश ही है और मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, मगर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि रीजनल भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजराती भाषा में पढ़ने वाले बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मुकाबला करने के लिए काबिज हो ही सकते हैं। उसमें कोई दुविधा रखने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सवाल है वो मातृभाषा से जुड़े रहे, मातृभाषा को साथ रखते हुए अंग्रेजी ही नहीं कोई भी भाषा में उसको काबिज करने का प्रयास होना चाहिए, उसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर मातृभाषा से जुड़े रहने से ही उसमें अपने संस्कारिता का, अपने संस्कार का, अपनी जो वारसा है अपना, उसका उसमें आना वो मातृभाषा के जरिए ही आ सकता है। इसीलिए उसका प्राधान्य देना बिल्कुल जरूरी है। अमी बहन जी, इस बार कांग्रेस थर्ड आएगी कि सेकंड? फर्स्ट आएगी। फर्स्ट। आपको वाकई में लग रहा है कि फर्स्ट है? फर्स्ट। क्या चीज है जो आपको थोड़ा सा विश्वास दे रही है? क्योंकि जब कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो वो ज्यादा उस तरीके से अग्रेसिव या उत्साहित नजर नहीं आ रहे। आप यहाँ मंच पे बोल रही हैं अच्छे से, पर मैं तो जा रही हूँ ना हर डिस्ट्रिक्ट में काफी समय से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत उत्साह है। और जो प्रजा के प्रश्न है ना, वो मैंने जो अभी बताया ना, दे वर द कॉमन क्वेश्चंस एंड इश्यूज। रूपाला साहब, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस सेकंड आएगी कि थर्ड? नहीं, आप क्या चाहते हो, कांग्रेस सेकंड आएगी थर्ड? मैं कांग्रेस को प्रतिपक्ष में 2 नंबर पे ही रखता हूं, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी का यहाँ गुजरात में बहुत लंबे अरसे से कोई स्थान नहीं है। तो अभी नए पर आपने कभी ये देखा होने है की कोई संभावना नहीं है कि मगर जितना जोर से कांग्रेस बोल रही है उतने जोर से तो बीजेपी बता रही है कि नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी पार्टी है, बड़ी मजबूत पार्टी है, प्रबल विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। मतलब ये तो आप तो पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब तो आप चाहते हो कि भारत युक्त रहे कांग्रेस से, वरना केजरीवाल आ जाएगा। देखो, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हमने अवश्य दिया है, मगर कांग्रेस को हम शासन से हटाना चाहते हैं, राजनीति से हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वो शासन में नहीं आए,
हमारा मतभेद वो पॉलिसियों को लेकर है। क्योंकि आपने क्रिकेट की इतनी बात की, आप चाहते हो कि एक जिम्बाब्वे टाइप की टीम बनी रहे। नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जिम्बाब्वे टाइप की भी नहीं, मजबूत विपक्ष के रूप में वो खड़े रहे, वो हम चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष का एक बहुत अहम स्थान है और इसीलिए डेमोक्रेसी आसान में विपक्ष हो जिसके एमएलए आप ले आए तो और भी ज्यादा आसान है आपके लिए। नहीं, शब्द यूज करिए, युक्त। उनकी पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। नहीं, इसमें मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ तो दीदी होगी ही नहीं, इसलिए वो कांग्रेस युक्त का कोई गलत अर्थ तो नहीं निकालती होंगी इसके हिसाब से भी। मगर ये जो यहां अभी माहौल चल रहा है ना, इसमें एक चीज की चर्चा हमसे छूट जाती है कि जब देश का कोई नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने का काम कर रहा होता है तो उस राज्य में उसकी जनता को इनके प्रति जो आदर होता है, ये भी इस चुनाव में एक बहुत अहम कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए काम में आने वाला। वो तो 2024 का चुनाव है ना सर, ये तो नहीं, यहाँ के एमएलए का चुनाव है। अगर ये रहता है ना, आप हर बार करते हो कि एमएलए की शक्ल मत देखो, मोदी जी की शक्ल देखो। ऑफिशियली बोल रहे हो आप कि एमएलए को मत देखो, बस आप मोदी जी की शक्ल देखो, वोट डाल दो। नहीं, मगर वो है ही, क्योंकि ये नहीं, इसके वो भी आता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हम प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव है ना सर, ये तो असेंबली का चुनाव नहीं, अभी नहीं है कांग्रेस के पास, वरना हमारे मनमोहन सिंह जी भी यहाँ विधानसभा के चुनाव में आते थे, प्रधानमंत्री के तौर थोड़ी कैंपेन, प्रधानमंत्री के तौर पर आते थे और हम यहाँ आके प्रचार करते थे। वो ऐसा नहीं होता, तो जिनके दल का होता है वो आते ही, केंद्रीय मंत्री होते तो आते ही थे, हमें इनका जवाब देना पड़ता था। ऐसा नहीं होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका तो बेनिफिट क्यों नहीं गुजरात के चुनाव की एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एकाएक बीजेपी को कांग्रेस में गुण दिख रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, इतने बुरे ये नहीं है। आप यहाँ पे आए पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपका बड़ा हेक्टिक कैंपेन शेड्यूल चल रहा था, अमी बहन जी आप भी आई यहाँ पे, थोड़ा सा उन्होंने आपको ऑफर दिया कि एक तरीके से आप भी आ जाइए, आपने कुछ बोला नहीं। हाँ नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। वो भी थे हंसते हंसते बोल रहे नहीं भाई ऑफर भी देंगे, वैसे कैमरे पे नहीं देंगे, किनारे में देंगे, मुझे मत पसंद। माइक लेकर बीजेपी अपने स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाए। क्या है वो स्क्रिप्ट? सबको सुनो, आप पूरे दिन सेम ही आएगा कंटेंट। अच्छा चलिए, रूपाला साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अमी बहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।